खुश आमदीद दोस्तों। आज हम बात करेंगे मनसा मूसा की, जो तारीख के सबसे बड़े बादशाह और माली सल्तनत के एक शानदार हुक्मरान थे। जब आप लफ्ज़ बादशाह के बारे में सोचते हैं तो आपके ज़हन में एक खुश मिजाज आदमी आता है जिसके सर पर ताज है, या शायद एक शानदार किले में रहने वाला दौलतमंद या ताकतवर हुक्मरान। लेकिन मनसा मूसा इन रिवायती तस्वुरात में नहीं आता। वो तारीख के सबसे दौलतमंद बादशाहों में से एक था, जिसकी दौलत आज के हिसाब से 400 अरब डॉलर से भी ज़्यादा थी। मनसा मूसा की पैदाइश 1280 ईस्वी के आसपास हुई। वो माली सल्तनत के बादशाह थे, जो मगरबी अफ्रीका में वाक़या एक वसी सल्तनत है। लिहाजा मनसा मूसा को बादशाह मूसा के तौर पर भी जाना जाता था। 1307 में वो तख्त पर बैठे और अपनी सल्तनत को अजीम बुलंदियों तक ले गए। माली में मनसा का मतलब है बादशाह या सुल्तान, और ये मनसा मूसा माली का मनसा बनने वाला है। बादशाह बनते ही मूसा ने सबसे पहले ये सोचा कि इस सल्तनत की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, और इस वक्त दो सबसे अहम चीज़ें थी, सोना और नमक। इसको अपने इख्तियार में कर लो, आमदनी खुद ब खुद बढ़ जाएगी। ये करने के लिए मूसा ने ऐसे मुल्कों पर हमला करना शुरू कर दिया जिनके पास सोने और नमक के खजाने थे, जैसा कि बम्बुक गोल्ड माइंस, जो तब भी सोना देती थी और आज भी सोना देती है, और इसके साथ ही इज्जिल, आलिल और तगाज़ा, जहाँ से नमक निकलता है। अब कॉमन सेंस की बात है, मिनरल्स के आने से पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो सल्तनत और अवाम दोनों खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। इन सब के बाद माली सल्तनत इस कदर फैल गई कि ये अटलांटिक से लेकर नाइगर नदी तक फैल गई और सहारा से लेकर फॉरेस्ट ऑफ इक्वेटोरियल अफ्रीका तक फैल गई। मनसा मूसा को इसकी सल्तनत को ऊंचाइयों पर ले जाने में जो चीज़ सबसे ज़्यादा मदद कर रही थी वो इसका मज़हब इस्लाम था। माली सल्तनत में ज़्यादातर लोग मुसलमान थे, और इसलिए वो भी अपने बादशाह से बहुत ज़्यादा खुश थे। सल्तनत में कुछ लोग गैर मुस्लिम भी थे जो इस्लाम पर बिल्कुल भी नहीं मानते थे, और इन्हीं में से एक बम्बुक गोल्ड माइनर्स भी था। इसने इस्लाम के खिलाफ साजिशें की क्योंकि इन्हें इनका मज़हब खतरे में नज़र आने लगा था। मनसा मूसा की फ़ौज के सामने ये ज़्यादा देर तक खड़ा ना रह सका और बहुत ही जल्द इस पर काबू पा लिया गया। बट मूसा ने बजाय इन्हें कत्ल करने के इस बात को समझा, अगर मुझे बादशाहत बनाए रखनी है तो बाकी के मज़ाहिब को भी साथ साथ लेकर चलना होगा। इसीलिए माली सल्तनत एक इस्लामी रियासत थी, मगर कुरान के कवानीन वहाँ लागू नहीं होते थे, और सब लोगों को अपने अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त थी। माली सल्तनत के सब लोग मूसा के साथ थे, और सिर्फ माली सल्तनत ही नहीं बल्कि पड़ोसी रियासतों के बादशाह भी मूसा को अपना दोस्त मानते थे। और आज भी माली सल्तनत के इर्द गिर्द सारे मुसलमान ममालिक हैं, और इसी वजह से माली सल्तनत को दूसरी रियासतों से हमले का कभी भी खौफ नहीं था। अब जाहिर सी बात है, अगर किसी भी मुल्क पर बाहरी हमले कम होंगे तो इसकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी। मूसा ने भी यही कुछ किया। इसने अपनी रियासत की इकॉनमी को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। माली सल्तनत का कारोबार सिर्फ दो चीज़ों पर चलता था, नमक और सोना। सोने की कीमत और डिमांड माली में तब भी इतनी थी और आज भी इतनी ही है। माली अफ्रीका का चौथा बड़ा और दुनिया का 13वां बड़ा सोना पैदा करने वाला मुल्क है, और माली इस वक्त भी यूरोप और मिडल ईस्ट में सबसे ज़्यादा सोना बना रहा था। इससे आप ये मत समझ लेना कि इसलिए मूसा इतना अमीर था, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। माली में मौजूद कोई भी सोने की कान कभी मूसा या माली हुकूमत की थी ही नहीं। तो सवाल आता है कि मूसा को इससे फ़ायदा कैसे मिलता है। दरअसल हकीकत में दोस्तों, मनसा मूसा ने कानों से निकलने वाले सोने पर टैक्स लगा रखा था, और ये इतना ज़्यादा टैक्स था कि पूरा माली इसी टैक्स पर चलता था। तो इसीलिए मूसा को कभी भी इन गोल्ड माइंस को अपने कब्जा में लाने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं थी, बल्कि मूसा ने तो इन कानों की लोकेशन को भी दुनिया की नज़रों से सीक्रेट रखा था। माइनर्स कम्युनिटीज़ ये सोना सूडान के मिडल मैन को ज़रूरत की चीज़ों के बदले में फ़रोख्त करते थे, और ये सूडानी ज़रूरत की चीज़ों को बाहर के ट्रेडर से ख़रीदते थे, और इसी वजह से किसी बाहर वाले को इन माइंस का पता ही नहीं चलता था। और दूसरी जानिब नमक भी माली की इकॉनमी में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा था। ये कोई ख़ास नमक नहीं था, बल्कि रोज़मर्रा के खाने में डलने वाला नमक है। बस सिर्फ खाने में नहीं, बल्कि सहारा जैसे रेगिस्तान में चीज़ों को ख़राब होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और इसी वजह से इस वक्त नमक भी सोने के बराबर ही था। अब सिंपल सी बात है, जिन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी तो उन पर टैक्स ज़्यादा लगेगा, और ऐसा ही था। इन चीज़ों की ट्रेड पर मूसा ने टैक्स भी ज़्यादा लगाया हुआ था, तो बस इसी वजह से मनसा मूसा इतनी अमीरी में जी रहा था। तो आज अगर किसी जानकार से पूछा जाए कि इसकी वेल्थ कितनी होगी, तो इसका बस एक ही जवाब होगा, इनकैलकुलेबल। इस अनगिनत दौलत का नज़ारा मनसा मूसा के 9600 किलोमीटर हज के सफ़र के दौरान देखने को मिला।
باقی مسلمانوں کی طرح منسا موسیٰ بھی حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے 1324 میں حج کے سفر پر نکل پڑا، لیکن اس سفر پر اس کے ساتھ بہت ہی بڑا قافلہ تھا۔ وہ قافلہ اتنا بڑا تھا کہ آپ لوگ اس کے بارے سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ اس سفر کے دوران موسیٰ کے ساتھ 60,000 لوگوں کا قافلہ نکلا تھا، جن میں سے 12,000 تو صرف اور صرف غلام تھے، جن کا کام صرف سونے سے بھرے بکسوں کو اٹھانا تھا۔ اس کے علاوہ 8 اونٹ ایسے تھے جن کی پیٹھ پر سونے کے پاؤڈر سے بھرے بیگ لادے ہوئے تھے، اور یہ سارا سونا زکوٰۃ کے لیے تھا۔ تقریباً 20,000 کلو سونا صرف اور صرف تقسیم کرنے کے لیے تھا۔ جیسے جیسے وہ اس سفر پر آگے بڑھتا تو راستے میں ضرورت مندوں کو سونا تقسیم کرتا گیا۔ اس کے علاوہ جہاں بھی قافلہ رکواتا وہیں وہ ایک مسجد بنواتا تھا۔ اس سفر کے دوران موسیٰ کی دوسری بیوی کو ریگستانی مٹی سے تھوڑی پریشانی ہو گئی، تو اس نے اسی جگہ پر فوراً ہی ایک اریگیشن سسٹم بنوایا۔ موسیٰ نے قاہرہ، مکہ اور مدینہ ہر جگہ میں 20-20 ہزار سونے کی اینٹیں تقسیم کی۔ بہت سے بادشاہوں نے خیراتیں کی ہوں گی، لیکن ان کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس دور میں پورے افریقہ اور مڈل ایسٹ میں ہیوی انفلیشن آ گیا تھا۔ اتنا بڑا انفلیشن کہ سونے کا بھاؤ ایک ہی جھٹکے میں گر گیا۔ تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا تھا کہ انسانوں کی خیرات کی وجہ سے اتنا بڑا انفلیشن آ گیا تھا، اور اس کے بعد سونے کے ریٹ کا کیا ہوا اس کا تاریخ میں نہیں ہے۔ موسیٰ کی موت کے بعد وزیروں نے بے ایمانیاں شروع کر دی اور سلطنت کو اپنے اختیار میں لینا شروع کر دیا، اور اسی کے ساتھ ہی اس عظیم الشان سلطنت کا اختتام ہو گیا۔